दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार धमाल वाली क्लास। जी, क्लास का नाम आप देख रहे हो जिस प्रकार से कि एक एक चीज़ को मैं क्लियर करा रहा हूँ आपके लिए। आज जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़ोरदार वाला है। देखिएगा, बियरिंग वाला पार्ट जिसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बियरिंग किसे कहते हैं, इसको ध्यान देना है कि बियरिंग क्या होता है। बियरिंग जो है अपना किस तरह से क्या क्या वर्क करता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ होगी, बियरिंग को लेकर के अपन यहाँ जो है विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ जी, सही समझो आप। तो यहाँ परिचय बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बियरिंग। बियरिंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन को क्लियर करनी है, इसकी परिभाषा को समझना कि बियरिंग किसे कहा जाता है। जी, अब आप समझिएगा कि सबसे पहले मैं एक नज़र में आपको यहाँ एक बियरिंग का फोटो दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे पार्ट्स ऑफ बियरिंग जो है मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक नज़र में आपको ये क्लियर हो कि बियरिंग कैसा होता है। ये आप जो देख रहे हो, ये जो चित्र है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका है, बेरिंग का। हाँ जी, ये आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, बेरिंग का। और मैं यहाँ इसी की ही बात कर रहा हूँ कि ये जो बेरिंग है एक्चुअल में ये होता क्या है, कैसे होता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चाहता हूँ कि इसके जो है अनेक भाग होते हैं, और जो भाग होते हैं तो उन भागों के बारे में तो मैं विस्तार से आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। पहले जो है कि ये जो है यहाँ जो दिया गया ये है बॉल बेयरिंग, ठीक है। अब बॉल बेयरिंग कौन कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब प्रकार के बेयरिंग जिसमें अपन बॉल बेयरिंग का जिक्र कर रहे हैं। तो ये आपकी इसकी विध है, ठीक है। यहाँ पर ये आउटर रिंग होती है, इसमें एक शोल्डर होता है, एक इनर रिंग होती है, ये बार कॉर्नर होता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़, देखिए इनर रिंग, आउटर रिंग और बॉल रेस्ट, और यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार का सारी चीज़ें आपके पाई जाती है। ये आउटर डायमीटर है, ये यहाँ पर जो है अलग बात है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ को किस तरह से फेस वगैरह सारी चीज़ें हैं। आप अब आप देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आउटर डायमीटर टोटल आपने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, इसका बारे में मैं आपको पूर्ण रूप में विस्तार से समझाना चाहूँगा। अब ये तो पार्ट्स है जी, आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये पार्ट्स, अपन इन पार्ट्सों के बारे में पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना, इस पर ध्यान देना है जी। अब सबसे पहले समझिएगा तो बात यहाँ पर बेयरिंग क्या है ये बात को समझना। हाँ, मैं सरल लैंग्वेज में समझा दूँ कि वह साधन जो कि किसी भी शाफ्ट को फ्री मूव कराता हो, मतलब मुक्त चाल प्रदान करता हो, बेयरिंग कहलाता है। जो कि घर्षण को भी कम करता है, जिससे उत्पन्न गर्मी को कम करता है, और उसे कहते हैं अपन बेयरिंग। घर्षण को कम करना, उससे उत्पन्न गर्मी को कम करना, वो कहलाता है आपका बेयरिंग। अच्छा, यहाँ तक तो आपने देख लिया है कि बेयरिंग वाला जो भाग है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बेयरिंग में कई चीज़ें लागू होती है। जैसे कि अपन पूछ लेते हैं अलग अलग चीज़ को, तो एक डायग्राम से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इसे तो बेयरिंग कहते हैं जी। अब मेरा कहने का उद्देश्य यहाँ अलग है, मैं बेयरिंग जो है आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ वो एक अलग चीज़ है। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। एक डायग्राम तो आपको समझ में आया कि भाई बेयरिंग ये होता है, एक पिक्चर क्लियर हुई कि भाई बेयरिंग इस चीज़ को लेकर के अपन यहाँ करेंगे। तो आप यहाँ जो देख पा रहे हो ये है बेयरिंग। इसमें अपन यहाँ पर सबसे पहले बेयरिंग में पार्ट 1 पढ़ रहे हैं जी। पार्ट 1 में अगर अपन सबसे पहले देखते हैं कि बेयरिंग क्या है, तो यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका परिचय क्या है, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको देखें। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो शाफ्ट को प्रयोग करते समय सहारा देने तथा घुमाने हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बेयरिंग कहते हैं जी। देखो साफ साफ है, कोई भी ये शाफ्ट है, मान लीजिए ऐसी कोई शाफ्ट ली, और इस शाफ्ट को यहाँ पर क्या करना है, ये सहारा प्रदान करना। ठीक है, शाफ्ट को प्रयोग करते समय सहारा मतलब हेल्प, क्या हेल्प प्रदान करने के लिए, हेल्प देने तथा घुमाने हेतु तथा उसे मूव करने हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे अपन यहाँ बेयरिंग कहते हैं। मूव करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बेयरिंग कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ ये बेयरिंग इस पर चढ़ा होता जी, बिल्कुल ये आपके लिए ध्यान दीजिए। तो घूमेगा, इसके ऊपर बेयरिंग चढ़ा होता तो शाफ्ट के ऊपर, और उसे क्या कहते हैं, बेयरिंग कहा जाता है इस सरल लैंग्वेज में। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर साफ शब्दों में कि शाफ्ट का प्रयोग करते समय उसको सपोर्ट देना, साथ में फ्री मूव घुमाने के लिए जो उपकरण, जो युक्ति, जो डिवाइस, जो मशीन, जो कुछ भी यहाँ पर बोलेंगे तो अर्थात वह साधन, सही लैंग्वेज यूज करेंगे तो साधन, ठीक है। तो वह साधन क्या कहलाता है, वो जो आपका है बेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है जी, बेयरिंग। अच्छा, बेयरिंग के बारे में आपने यहाँ पर समझ। अब आपसे पूछा जाए नेक्स्ट स्टेप में कि इसकी स्थापना जो है, स्थापना किसके ऊपर करते हैं, या इसे स्थापित किसके ऊपर किया जाता है, किसे, बेयरिंग को स्थापित किसके ऊपर किया जाता है, तो शाफ्ट के ऊपर पूछा जा सकता है कि बेयरिंग की स्थापना किसके ऊपर की जाती है, तो यहाँ शाफ्ट के ऊपर स्थापित किया जाता है।
तभी तो शाफ्ट फ्री मूव, इसी कारण से, इसका कारण है, इसी कारण से शाफ्ट जो है फ्री मूव हो पाती है। क्या होती है? फ्री मूव हो पाती है। तथा फ्री मूव का मतलब होता है मुक्त चाल प्रदान करती है। तो मुक्त चाल जो होती है वो इसी कारण से यहाँ प्राप्त होती है, ये वजह है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि भाई मुक्त मुक्त चाल जो प्राप्त होने की एक ही वजह है। अच्छा, तो यहाँ तक तो मैंने बेसिकली एक एक चीज़ को क्लियर किया आपको कि ये चीज़ होती है बेयरिंग से रिलेटेड। अब बेयरिंग में यहाँ जो है मोस्टली आपसे पूछा जाए कि बेयरिंग के कार्य क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके वर्क जो है, बेयरिंग का जो वर्क है वो क्या है एक्चुअल में, यहाँ आपको ये देखना होगा जी। अब बेयरिंग वर्क की अगर बात करते हैं तो बेयरिंग वर्क में अगर कौन कौन से वर्क हैं, सबसे पहला नंबर का यहाँ जो वर्क आपके सामने है वो है शक्ति प्रेषित, मतलब पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन करना, किसका पावर ट्रांसमिशन? शक्ति संचरण का कार्य करती है। शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना या संचरित करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो बियरिंग कहलाता है जी। आपका क्या कहलाता है? बियरिंग जी। लीजिए ये है बियरिंग। लेकिन आपको यहाँ प्रेषित शब्द के लिए संचरण भी आ सकता है। क्या कहता है? शक्ति को संचरण करने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है इसे पावर ट्रांसमिशन कहा जाता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इसमें एक और बात है जी, पावर ट्रांसमिशन के लिए बेयरिंग ही नहीं और भी कई युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे पुली हुई, ठीक है, हाँ जी, पुली हुई है ना, गियर हुए, ठीक है ना, रोप हुई, ठीक है। आपके यहाँ पर जो भी साधन हैं आपके वो बहुत सारे जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए, उसमें से बियरिंग भी एक वही साधन है जो शक्ति को प्रेषित करता है, शाफ्ट को सहारा प्रदान करना है, शाफ्ट को जो सपोर्ट प्रदान करता है, जो सपोर्ट प्रदान करता है तो वो कौन करता है? बियरिंग ही करता है। तो शाफ्ट को सहारा प्रदान करने के लिए भी अपन बियरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है मुक्त चाल प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए फ्री, मुक्त का मतलब होता है फ्री और चाल का मतलब होता है मूव। तो फ्री मूव जो है देगा वो कौन देगा यहाँ पर? तो यहाँ आपको देखेगा शाफ्ट को फ्री मूव जो प्रदान करेगा वो कौन करेगा? यहाँ बियरिंग ही करेगा, ये बात आपको ध्यान। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण को कम करना, तो फ्रिक्शन कम करता है, क्योंकि मुक्त चाल तभी होगी जब फ्रिक्शन को कम होगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो है बॉल लगी रहती है, फिर रोलर लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से क्या करता है? ये घर्षण कम करता है। और घर्षण कम करेगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन जब कम होगा रगड़न कम होगी। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर अगली स्टेप में आप किया जाता है कि रगड़ कम करना, अर्थात रगड़ जब कम करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न भी कम होगा। उसमें क्या होगा? ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी तो ये बात आपको देखना होगा कि यहाँ जब कंडीशन आपके सामने आती है तो क्या होगी? तो ऊष्मा उत्पन्न भी कम करेगा। तो यहाँ तक भी आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई इस तरह से ये ऊष्मा को उत्पन्न भी कम करता है। और ये सारे के सारे जो है किसके हैं? बियरिंग के कार्य जी। बिल्कुल बियरिंग के ये क्या है? वर्क है, जिसके बारे में अपन यहाँ समझ पा रहे हैं। और बियरिंग क्या होता है इसको मैंने एक नज़र में आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि बेयरिंग किसे कहते हैं जी। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। ये देख लो आप, यहाँ पर ये सारे के सारे भाग है और इसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ेंगे बेयरिंग की अच्छी तरह से एक एक करके क्या क्या विशेषता है जी। अब आपको देखना है कि बेयरिंग की विशेषताएं क्या क्या होगी। तो यहाँ बेयरिंग का अपन बात कर रहे हैं, तो बेयरिंग में जो चल रहा है इसमें एक अच्छे बेयरिंग की जो है क्या क्या विशेषताएं है होती है। तो क्वालिटीज ऑफ गुड बेयरिंग, क्या गुड बेयरिंग की जो है क्वालिटी होती है, अच्छे बेयरिंग की क्या क्या विशेषताएं या प्रॉपर्टीज होते हैं, गुणधर्म होते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। सबसे पहले मैं बात बताऊं यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, शाफ्ट के लिए एक संतुलित आधार देने वाला होना चाहिए। शाफ्ट के लिए एक संतुलित मतलब बिल्कुल बैलेंसेबल जो है आधार देने वाला होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप नंबर 2, शाफ्ट की स्थिति को सही रखने वाला होना चाहिए। शाफ्ट की जो स्थिति है बिल्कुल उसको एकदम पोजीशन में बनाए रखने वाला होना चाहिए, सही रखना चाहिए। तथा भार को विपरीत करने वाला या भार को वितरित करने वाला, भार को वितरित मतलब बांटने वाला, भार को वितरित करने वाला होना चाहिए। मतलब भार को क्या कर देता? वितरित मतलब बांट देता हो। तो इस टाइप का भी होना चाहिए। नेक्स्ट, कार्य करते समय आने वाले कंपन अर्थात वाइब्रेशन, आने वाले कंपन तथा झटकों को सहन करने वाला भी होना चाहिए। आने वाले कंपन तथा झटकों को, आने वाले वाइब्रेशन, जब चलेगी गाड़ी तो उस पर झटके आएंगे, चलेगी मशीन तो झटके आएंगे, वाइब्रेशन को भी कम करने वाला कौन होना चाहिए? बेयरिंग होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है कार्य गति अर्थात वर्किंग स्पीड को
अवरोधित करने वाला नहीं होना चाहिए। देखिएगा, दो शब्द ये बोल रहा कि वर्किंग स्पीड को अवशोधित, यहाँ पर ध्यान रखना, तो कार्य जो है यहाँ पर अवरोधित मतलब क्या होता है, बाधा। तो यूं समझो, अवरोधित का मतलब होता है बाधा, तो यहाँ समझो कार्य गति वर्किंग स्पीड को अवरोधित या फिर बाधा डालने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री मूव, गति कराए, मुक्त चाल प्रदान करे, ऐसा होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर कार्य करते समय उत्पन्न घर्षण कम करने वाला होना चाहिए। कार्य कर रहे हैं उस टाइम जो फ्रिक्शन जो है क्या होता है, जो घर्षण होता है वो क्या होता है, कम करने वाला होना चाहिए। अगर ज़्यादा घर्षण करेगा तो उसमें उत्पन्न ज़्यादा होगी, परिणाम से जल्दी खराब हो जाएगा। अपन नहीं चाहते कि अपना बेरिंग या मशीन का कोई भी पार्ट जल्दी से खराब हो। चलिए, यहाँ तक तो आपने देख ही लिया। ये सारे के सारे जो बिंदु थे जिस पर अपन परिचर्चा कर रहे थे, ये सारे के सारे क्या है, विशेषता है। आप पूछोगे सर क्वेश्चन कैसे आता, तो साफ साफ पूछ लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि निम्न में से कौन सा विशेषताएं जो एक अच्छे बेरिंग की होना चाहिए, तो आपको करना ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चंस इसमें से पुट अप हो जाते हैं, फिर आपको क्लिक करना होता है कि ये आंसर इसका होगा जी। अब यहाँ तक तो आपने देख ही लिया। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर अपन बात करते हैं तो बेयरिंग धातु। बेयरिंग धातु किसे कहते हैं, बेयरिंग मेटल किसे कहा जाता है, ये बात आपको देखना है। तो बेयरिंग में कौन कौन सी मेटल प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके लिए जो धातु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन कौन सी। जरूरी नहीं यहाँ पर धातु ही लाई जाए, यहाँ पर पदार्थ भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि अपन मेटल का ही प्रयोग करें, नॉन मेटल जो है पदार्थों का भी प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका गन मेटल जी। गन मेटल जाता कि बेयरिंग किस धातु का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, तो पहला आंसर गन मेटल। दूसरा आपको देता है कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज जी। तीसरा आता है आपका ढलवा लोहा, जिसे बोलते हैं कास्ट आयरन, क्या बोलते हैं, ढलवा लोहे को कास्ट आयरन। चौथा आता है यहाँ पर श्वेत धातु, श्वेत धातु व्हाइट मेटल बोला जाता है जी, इसका भी प्रयोग किया जाता है। पांचवा आपका देखिएगा यहाँ पर बेबिट मेटल, मतलब बेबिट धातु जी, यहाँ पर है आपके साथ में। और छठा आपके सामने है फास्फोरस कांसा, फास्फोरस ब्रॉन्ज भी इसको कहते हैं जी। अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है जी मैग्नीज ब्रास, ठीक है, मैग्नीज ब्रास ब्रॉन्ज, ठीक है ना। ब्रास का मतलब होता है कांसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ तक तो देखिएगा ये है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है, कांसा होता है जी। अब यहाँ तक तो देख लिया आपने पीतल, पीतल का मतलब होता है ब्रास, अब ब्रास को अपन पीतल कहते हैं जी। ये सारे के सारे जो है आपके जो क्वेश्चन बनता है जी, उपरोक्त अलग दिस से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है। तो यूँ कहा जाता है कि बेरिंग के लिए उपयोगी धातु कौन सा है, तो अपन यहाँ जो जरूरी है कि धातु की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धातु नॉन मेटल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसके लिए अपन क्या है, बेरिंग बनाए जाते हैं। तो उपयोग यहाँ पर क्वेश्चन जाता है कि बेरिंग में उपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ। तो बेरिंग में उपयोगी पदार्थ जो है आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो फिर आप क्या बताओगे, ठीक है। तो उपयोगी पदार्थ तो यहाँ पर लिखना है मेटल, ठीक है ना, मेटल मतलब धातु, ठीक है। दूसरा आपका आता है नॉन मेटल, ठीक है जी, नॉन मेटल, ठीक है जी, है ना। तो तीसरा आता है यहाँ पर ए व बी बोथ, ठीक है, दोनों, ठीक है। और चौथा आपके सामने पूछ लिया जाता है, देखिएगा यहाँ धातु, यहाँ अधातु, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें चौथा आपका पूछ जाता है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब आपको ही बताना है कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बहुत कंडीशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर, इस केसेस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आंसर क्या होगा, बहुत कंडीशन, ए और बी, मतलब मेटल भी सही है तो नॉन मेटल भी सही, तो आंसर कौन सा, सी सही। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया ALP, और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, मेटल को ये करते हैं, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, आंसर आपका 0 नंबर आता है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, परंतु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आपके लिए समझना जरूरी है, तब जाकर के आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हाँ जी, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, मैं चाहता हूं कि और भी आगे अपन चलते हैं, तो ये सफर पूरा करते हैं। अब एक एक चीज को मैं चाहता हूं कि क्लियर करूं आपकी कि कौन कौन सी चीज किस किस प्रकार से कैसे होती जी। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो ये लीजिएगा यहाँ नंबर 1, और नंबर 1 पे जो बात कर रहे हैं अपन, ये देखिएगा, तो पहला नंबर पे यहाँ ये लीजिएगा गन मेटल, मतलब गन मेटल किसे कहते हैं,
चिकिगा गन मेटल क्या होती है, गन मेटल के बेरिंग तो बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है इसके लिए कौन कौन से क्या क्या है ये बात आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले गन मेटल क्या है तो आपको बताना है ये एक मिश्र धातु है। गन मेटल क्या है आपको बताना कि ये एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु तो है लेकिन किस किस की मिश्र है, तो कॉपर की है और जिंक की है। कॉपर को अपन Cu से व्यक्त करते हैं, जिंक को Zn से और टिन को Sn से। ठीक है जी, तो कॉपर है, जिंक है और टिन है, और इन तीनों का जो मिश्रण है वो हमें इन तीनों का जो मिश्रण है वो हमें यहाँ गन मेटल प्रदान करता है। तो क्या है, मिश्र धातु है, किस किस की है, कॉपर की है, जिंक की है और टिन की है। कॉपर को Cu से व्यक्त किया जाता है, जिंक को Zn से और टिन को Sn से। जी, आप यहाँ पर कुछ देख रहे हो, इसका एक और चीज लिखी मैंने कि गलनांक। गलनांक किसका, यहाँ कॉपर का गलनांक जो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है जी यहाँ पर, और यहाँ दिया गया जिंक का 220 डिग्री सेल्सियस, आपको ध्यान देना है ना। यहाँ पर दिया है 232 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ ये चीजें ध्यान रखना, कुछ किताबों में यहाँ 219 भी दिया गया, अतः तकलीफ में मत आना। ठीक है, ज्यादातर 419 भी दिया तो आपको परेशान नहीं होना। तो 20 और 19 में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं। अच्छा बात सुनिए, यहाँ नोट वाली बात करता हूँ तो नोट में एक बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका प्रयोग करने से धातु पर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यहाँ पर देखिएगा गन मेटल में वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब जो कंडीशन में यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ इस पर कोई भी इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। तो गन मेटल पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, नमी है, इन सब चीज़ों का कोई भी किस पर, यहाँ गन मेटल जो धातु है जिसे बोलते हैं, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हुई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे तो उपयोग। तो उपयोग क्या, इंजन के बेरिंग बनाने हेतु। इंजन जो होता है अपना, मशीनों के जो इंजन होते हैं अपने, देखिएगा जैसे जनरेटर हो गया, इंजन अपने होते हैं ना, जैसे कार होगी, बस होगी, ट्रक होगी, अपने मोटरसाइकिल होगी, इन सबके जो बेरिंग बनाने के लिए अपन जिसका प्रयोग करते हैं तो वो गन मेटल होता है जी। अब आप यहाँ पर ये देखना चाहोगे सर गन मेटल का तो होता है, लेकिन गन मेटल का बेरिंग जो है किस टाइप का होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ली होगी, इसके बाद अपन मैं बात करूँ तो ये देख लीजिएगा आप, ये जो बना हुआ दिख रहा है आपको ये किसका है, गन मेटल का। किसका, जो आपको ये बेरिंग जो दिखाई दे रहा है ये किसका बना हुआ, गन मेटल। गन मेटल, और आपको मैंने अभी भी बताया कि गन मेटल किसका मिश्रण है, यहाँ पर साफ साफ कॉपर है, जिंक है और टिन है। तो यहाँ पर वही है Cu है, Zn और Sn है, तो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था आपका गन मेटल। चलिए मैं दूसरे नंबर पे पॉइंट पे पहुंचता हूँ, सीधा सीधा बिंदु टू बिंदु बात करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 2 पे आता है आपका कासा जी। कासा किसे कहते हैं, एक्चुअल में हिंदी में तो कहते हैं इसको कासा, और इंग्लिश में कहा जाता है ब्रॉन्ज। आप कहोगे सर ब्रॉन्ज क्या होता है, तो ब्रॉन्ज में पहला ही क्वेश्चन आपका क्या का जवाब है, मिश्रण है। ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है। क्या है, ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है जी। अब मिश्र धातु तो है, मिश्रण तो है, लेकिन किस किस का है, तांबे का है, टिन का है और लेड का है जी। यहाँ तांबे को अपन यहाँ देखिएगा, तांबे का है, टिन का है, लेड का। तांबे को Cu से, टिन को Sn से और लेड को Pb से व्यक्त किया जाता है। अर्थात इन तीनों का, पहला तांबा लिया, दूसरा टिन लिया और तीसरा लेड लिया, और इन तीनों का जो मिश्रण है इससे हमें प्राप्त होता है ब्रॉन्ज। इसी ब्रॉन्ज को कासा कहा जाता है। इसी ब्रॉन्ज को क्या कहा जाता है, कासा कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि तांबा मतलब कॉपर, कॉपर का गलनांक कितना होता है, 1083 डिग्री यहाँ पर है। इसका कितना होगा, तो यहाँ Sn का 232 डिग्री, लेड का 327 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर क्या होता है, इसका गलनांक होता है। लेड को अपन यहाँ शुद्ध हिंदी में शीशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीशा, जिसे Pb से व्यक्त किया जाता है। ये गलनांक वाली बात चलेगी। उपयोग की बात करते हैं कि यहाँ कांसे से जो बने पदार्थ, जो बेरिंग है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर अधिक गति, तो अपन को हाई स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, जब अपन को कहीं न कहीं ऐसी जगह है जहाँ स्पीड क्या चाहिए, हाई स्पीड चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपन रेलवे में भी हाई स्पीड के ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, वहाँ पर अधिक गति या अधिक भार, मुझे ऐसा लगता है रेल में भार भी अधिक होता है। तो यहाँ यूँ समझिएगा अधिक स्पीड और अधिक भार है तो अधिक वेट जो है, हाई स्पीड एंड हाई वेट। अब दोनों ही चीजों के लिए आप देख सकते हो, तो यहाँ इसका एक उदाहरण आप पेश कर सकते हो, एक एग्जांपल आप पेश कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो इसका यूज है कि रोलर बेरिंग में। क्या,
रोलर बेयरिंग में। और रोलर बेयरिंग का यूज करते हैं भारतीय रेलवे में। और रेलवे में जो बेयरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें अपन रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। वो अधिक गति के लिए भी होता है और भार भी अधिक होता, तो दोनों के लिए उपयुक्त हुए कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ इसका यूज कहाँ करेंगे, अधिक गति और अधिक भार के लिए, दोनों जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। जी आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछे कि ब्रुश बेयरिंग, तो बुश बेयरिंग भी इसके लिए होते हैं, जनरल बेयरिंग भी होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो रोलर बेयरिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन रोलर में और भी करते हैं, लेकिन रोलर में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिक गति और अधिक भार के लिए इसका उपयोग करेंगे। नोट में अगर मैं बात बताना चाहता हूँ तो इसे आसानी से ढाला जा सकता है। इसकी एक विशेषता है कि इसको कास्ट आसानी से किया जाए, जो आकार अपन को चाहिए वांछित आकार में बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से इसको ढाल सकते हैं और वांछित आकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ये कास्टिंग योग्य होता है। किसके योग्य है, ढालने योग्य। तो ढलाई खाने में आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इसका एक प्रॉपर्टीज है, इसके एक गुण है। गुण क्या है, ब्रास की अपेक्षा अधिक हार्ड होता है। देखिएगा, जो ब्रास अपन ने पढ़ा इससे पिछले में, तो आपको पता उसकी अपेक्षा ये क्या होता है, हार्ड होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रास की अपेक्षा जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज जो है क्या होता है, अधिक हार्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कांसा और पीतल में से कौन सा ज्यादा हार्ड होगा, तो आपको बताना है कांसा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, हार्ड की बात। अच्छा, ये बने कैसे होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा चित्र देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद एक डायग्राम देखो कैसा होता है। तो यहाँ पर ये जो देखोगे आप, यहाँ का सब, तो ये तो बॉडी तो आपकी कास्ट आयरन वगैरह की होती है। ये जो भाग जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इनर जो भाग है, इसकी ही बात कर रहे हैं। तो ये जो भाग है आपका, ये किसका है, ब्रॉन्ज वाला भाग। कौन सा वाला भाग, ब्रॉन्ज वाला भाग, जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ये आपका ब्रॉन्ज वाला भाग। अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा है ना, ये ब्रॉन्ज वाला भाग, ये जो मैंने ढक दिया। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो साफ साफ दिख गया। तो ये जो भाग है, बाकी बॉडी तो जो है ढाल करके बनाई जाती है। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग के भी बने होते हैं। ठीक, अब आपको देखो, मैंने जो सारी चीजें बताई है उनमें से कुछ और भी बात करते हैं। तो एक और होता है जिसका नाम है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा का मतलब क्या होता है, कास्ट आयरन, नाम ही इसका कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहे की बात करते हैं तो इसका जो यूज किया जाता है वो धीमी गति व कम भार हेतु। आपसे पूछा जाता है कास्ट आयरन का उपयोग कहाँ करते हैं, अपन ऐसे बेरिंग निर्माण में जहाँ पर उनकी गति क्या हो, कम हो, और भार भी क्या हो, कम हो। तो वेट एंड स्पीड क्या हो, लो। तो लो वेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लो वेट एंड स्पीड। ठीक है, लो वेट एंड स्पीड, जहां पर भी कम भार है और कम गति है उसके लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे। जी, ढलवे लोहे का प्रयोग करेंगे। अच्छा, गलनांक इसका कितना होता है, 1150 से 1250 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है ना। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर निर्माण जो किया जाता है, जिसके लिए भट्टी में जिसको इसको बनाया जाता है, वो होती है ढलवा लोहा के लिए। देखिएगा, ढलवा लोहा, ठीक है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए क्या होगा, क्यूपोला फर्नेस। क्या होता है, क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, तो ये बात आपका, कास्ट और क्यूपोला ये एक ही राशि है, इसकी कंफ्यूज मत होना, क्यूपोला और कास्ट। तो कास्ट आयरन के लिए क्यूपोला फर्नेस। अच्छा, मैं नोट में कुछ बिंदु आपको बताता हूँ। पहला कि ये है सस्ती धातु है। जी, कास्ट आयरन जो है, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम भूगर्भ में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु, दूसरे नंबर पर यहाँ लोहा ही आता है। और लोहे में ढाल करके जो बनाया जाता है वो ढलवा लोहा होता है, मतलब गला करके, और उसके बाद वांछित खांचे सांचा जो बना है उसमें डाल देते हैं। तो ये सस्ती धातु है। दूसरा नंबर का कि ये सबसे ज़्यादा भंगुर अर्थात बिट्ठलनेस होती है, अर्थात बिट्ठल होती है, मतलब चोट मारी तो टूट जाएगी, चोट मारी तो टूट जाएगी, अतः इस पर चोट न मारे अन्यथा टूट जाएगी, अर्थात ये रूठ जाएगी। रूठ जाएगी मतलब आपके काम लायक नहीं रहेगा, क्या, ढलवा लोहा। दूसरे क्या है, इसे फोर्जिंग नहीं किया जा सकता। मैंने अभी भी बोला चोट नहीं मार जाती है, फोर्जिंग में तो कार्य ही चोट मारने का होता है। नहीं समझे, फोर्जिंग में तो कार्य क्या होता है, चोट मारने का। ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग में या लोहार खाने में तो चोट ही तो मारते हैं, तो यहाँ चोट मारने का ही कार्य होता है। तो फोर्जिंग में तो क्या होता है, चोट मारने का कार्य। ठीक है, तन्यता की बात करते हैं तो ये डक्टिलिटी व आघात वर्धनी मेलेबिलिटी का गुण इसमें नहीं पाया जाता, मतलब इसको खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता पतला।
ठीक है, और ये आघात करते चोट मारेगी तो झटकों को सहन नहीं करेगी ज़्यादा। तो इस टाइप की जो कंडीशन है ये इसके अंदर किसके अंदर ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन के अंदर जो है गुणधर्म होते हैं। अब कास्ट आयरन से बनने वाले जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कास्ट आयरन से बनने वाले जो बेयरिंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो कास्ट आयरन से जो बेयरिंग बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसका एक डायग्राम देखिए, एक चित्र देखो, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कास्ट आयरन का जो बेयरिंग रहेगा वो ऐसा। अब ये जो बेयरिंग बनाया गया है पूरा का पूरा ही ढाल करके बनाया गया, क्या यहाँ पर ढाल करके बनाया गया, तो ये आप देख सकते हो कि ये कास्ट आयरन बेयरिंग कौन सा, बोलो, कास्ट आयरन का। ओके, ढाल करके बनाया गया है तो ढालवा लोहे का, कास्ट आयरन का। चलिए नेक्स्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखो एक एक बात को क्लियर कीजिएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ आप देखो तो ये रहा श्वेत धातु। श्वेत धातु का मतलब था व्हाइट मेटल। जी, व्हाइट मेटल किसे कहते हैं, श्वेत धातु किसे कहा जाता, आप बताओ। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ मिश्रण है, मिश्रण टिन एसन प्लस कॉपर, एसन प्लस कॉपर प्लस एंटीमनी, मतलब यहाँ पर एस बी। तो यहाँ देखिएगा दो चीजें आपके सामने, टिन देखिएगा यहाँ मिश्रण है, टिन कॉपर और एंटीमनी तीनों का मिश्रण है। तो टिन को बोलते हैं एशन और कॉपर को बोलते हैं Cu और एंटीमनी को बोलते हैं एस बी। क्या बोलते हैं, एस बी। ये आपको ध्यान रखना। और इन तीनों का तो आपसे पाला जाता है। श्वेत धातु क्या है, तो एक मिश्रण है, किस किस का मिश्रण है जी, टिन का है, कॉपर का है, किसका है, टिन का है, कॉपर का है, एंटीमनी का, इन तीनों का मिश्रण होता है व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों का गलनांक कितना होता है, तो टिन का 232 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, है ना, कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस है और एंटीमनी का 630 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है जी, गलनांक होता है, ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। इसका जो यूज किया जाता है तो वो सेल बियरिंग की लाइनिंग हेतु, सेल बियरिंग की लाइनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन आया हुआ DMRC में, सेल बियरिंग की लाइनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। गुण, कठोर एवं निम्न गलनांक होता है, ये कठोर भी होता है, इसका गलनांक क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ ज़्यादा गलनांक नहीं होता, तो साथ में क्या होता है, कठोर भी होता है, क्या होता है, ज़्यादा गलनांक भी होता है। तो कठोरता के लिए जो है यहाँ इसमें एक तरह से एंटीमनी मिलाई गई है जो इसको कठोरता का गुण देती है। और निम्न गलनांक होता है, गलनांक इसका क्या होता है, निम्न। ये दोनों की बात करते हैं तो टिन जो है निम्न गलनांक प्रदान करता है, लेकिन यहाँ कॉपर का फिर भी थोड़ा अपेक्षा करते कुछ होता है, लेकिन मिश्रण जो प्राप्त होता है तो वो गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और भी कोई दिक्कत हो तो इसमें आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो सारी चीज़ें आपको उसमें डाली हुई, तो उसमें आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। अच्छा जी, आगे बात करते हैं तो कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। यहाँ पर देखिएगा मैं वही बात कर रहा हूँ, ढलवा लोहे के बाद में श्वेत वाला, तो यहाँ इस किस रंग के दिख रही है, ये बियरिंग है, हाँ, जिसकी लाइनिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि सेल बियरिंग की लाइनिंग बनाने के लिए, तो ये क्या है, ये सेल बेयरिंग है, इसकी क्या है, लाइनिंग है, जो आपको यहाँ दिखाई गई बेयरिंग तो है, लेकिन बेयरिंग की ये क्या है, ये जो बना हुआ है इसकी क्या है, लाइनिंग। और लाइनिंग निर्माण के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा होता है अपना, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो श्वेत मेटल, इस तरह से जो है एक एक मेटल का अपन यहाँ विस्तार से पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आगे कौन सा, बेबिट मेटल। अच्छा, तो यहाँ आप देखो बेबिट मेटल, प्रत्येक चीज को पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन कि एक एक करके अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बेबिट मेटल किसे कहते हैं, हाँ जी, बेबिट मेटल किसे कहा जाता है, ये बात आपको समझना होगा। इस धातु की कठोरता साधारण कांसे की अपेक्षा अधिक होती है। इस धातु की जो कठोरता है वो साधारण कांसे की अपेक्षा, ब्रॉन्ज की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस यहाँ पर क्या होता है, साधारण कांसे की अपेक्षा क्या होती है, इसकी कठोरता अधिक होती है ना। हाँ, कार्य के अनुसार कई प्रकार के टिन बेस और लेड बेस वाले बेबिट मेटल प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्य के अनुसार कई प्रकार के टिन के आधार पर और लेड के बेस वाले जो है बेबिट मेटल प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। और इसका जो उपयोग किया जाता है तो सेल बेयरिंग की लाइनिंग में ही इसका उपयोग किया जाता है। अभी सेल बेयरिंग की लाइनिंग में इससे पिछले वाले का भी किया था, तो बिल्कुल किया था, तो इसका भी कर सकते हैं। तो ये देखो वही सेम स्टेप इसके आगे, तो सेल बेयरिंग की लाइनिंग में उसका भी उपयोग किया गया, व्हाइट वाले का इसका भी उपयोग किया, तो दोनों A और B बहुत कंडीशन अप्लाइड आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल और कौन सा अपना यहाँ पर श्वेत, ठीक है, श्वेत वाली बात आ गया तो श्वेत बेयरिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे बेबिट मेटल का, तो इसका सेल में ही यहाँ पर लाइनिंग में ही करते हैं, तो यहाँ पर भी लाइनिंग है, देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर भी लाइनिंग है शेल बेयरिंग की, ठीक है। और यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास वही है, देखिएगा शेल बेयरिंग की लाइनिंग है, ठीक है। दोनों में आपके सेम ही चीज़ है, इसका मतलब दोनों ही कंडीशन, दोनों की बनावट भी आपने देख ली तो कोई भी तकलीफ वाला इशू नहीं बनता जी। ये लीजिएगा, आगे लीजिएगा, अपन बात करते हैं यहाँ, देखिए इसमें ये लीजिएगा, अपन ने यहाँ पर बेबिट तक पढ़ लिया। अब आता फास्फोरस, क्या आता, ब्रोंज। फास्फोरस ब्रोंज का मतलब होता है फास्फोरस कासा। अब फास्फोरस जो कासा है इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे, इस बात को अपने को थोड़ा सा देखना होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा कि इस धातु की कठोरता साधारण कासे की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस धातु की कठोरता, क्योंकि फास्फोरस मिलाने से साधारण जो कासा है इसकी अपेक्षा क्या होती है, अधिक, अर्थात मैक्सिमम होती है, अधिक होती है, ठीक है। यहाँ अगर बात करते हैं तो इसका यूज होता है, इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए बेयरिंग बनाने हेतु, जनरल ऑर्डिनरी वर्क के लिए बेयरिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो साधारण कार्यों के लिए उपयोगी बेयरिंग को लिए कौन सा बेयरिंग सबसे उपयुक्त रहेगा, तो आपको आंसर में देना है फास्फोरस ब्रोंज का। फास्फोरस ब्रोंज का मतलब होता है फास्फोरस कासा, ये बेयरिंग आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो ये आपको एग्जाम्पल के अनुसार आप उदाहरण में दे देना, ठीक है जी। इसके गुणधर्म कहते हैं क्या है, पहला है इसको आसानी से ढाला जा सकता जी, इसको कास्ट जो किया जा सकता तो कैसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि बेयरिंग जो होता है फास्फोरस, इसको क्या कर सकते हैं अपन, कास्ट कर सकते हैं, तो इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है जी। दूसरा, इस पर नमक तथा पानी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। आप नमक भी डल गया तो कोई डिफेक्ट नहीं, पानी गिर गया तो कोई डिफेक्ट नहीं, अर्थात ये है न तो इस पर नमक का प्रभाव पड़ता है और न ही जो है इस पर किसका, पानी का प्रभाव पड़ता है। तो इस पर कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं गिर रहा है जिससे इसको तकलीफ होगी। अच्छा, ये कैसे होता है तो देख लीजिएगा, ये है फास्फोरस ब्रोंज, और फास्फोरस ब्रोंज के जो है उसके कुछ पार्ट बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसके जो है कुछ पार्ट बेयरिंग के जो पार्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये अलग अलग के लिए उपयोगिता के आधार पर है, जो आप यहाँ पर एक नज़र में देख सकते हो। तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है वो है फास्फोरस ब्रोंज, और इसमें अलग अलग पार्ट्स जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं उसी का ही मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या आता, अब तो आपके सामने और भी चीज़ आ गई है, तो जो दिखाई भी दे रही है आपको, क्या दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर देखो तो आपको साफ रूप से ये लीजिए। अब यहाँ देखो तो इसमें यहाँ पर आता है आगे मैग्नीज ब्रोंज। ब्रोंज का मतलब यहाँ पर भी कासा, तो मैग्नीज ब्रोंज। और मैग्नीज ब्रोंज क्या है, सबसे पहली बात तो कि यह एक धातु, यह धातु फास्फोरस धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर मैग्नीज वाला था, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज वाला, तो मैग्नीज में भी कठोरता फास्फोरस की अपेक्षा अधिक ही होगी ना, वहाँ सेम उसमें भी होता। उपयोग बात करते हैं तो भारी लोड तथा मध्यम गति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब लोड क्या था, अगर बात करते हैं तो वेट की बात करते हैं, भारी, तो यहाँ पर लोड अगर लेंगे तो यहाँ पर जो है लोड का मतलब होता भारण, क्या होता, भारण। तो यहाँ जो भारण लेंगे वो अधिक लेंगे, अर्थात तो भारी लोड और मध्यम मीडियम स्पीड पर जो है इसको चलाना होता है बेयरिंग को, तो उसके लिए यहाँ किसका प्रयोग करें, मैग्नीज ब्रोंज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसका एक विशेष गुण है कि ये जंगरोधी है, अर्थात इस पर जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, मतलब इसका संसारण नहीं होगा, अर्थात इस पर कोरोजन नहीं चढ़ेगा, कोरोजन नहीं चढ़ेगा, अर्थात इस पर क्या जंग नहीं लगता है। तो दोस्तों ये बिंदु है, आपको देखने में ही लग रहा है इसके पार्ट्स होकर इस पर जंग लगने की संभावना दिख रही है क्या, कहीं न कैसे तो नहीं दिख रही। इसका मतलब ये है कि इस पर जंग नहीं लगता है, भारी लोड और मध्यम गति के लिए इसका उपयोग करते हैं। हाँ जी, ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो कैसा होता है इसको आपने देख लिया, एक नज़र और मान लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपने पढ़ लिया था, नेक्स्ट फिर से आ गया अपना आगे बढ़ते हुए, ठीक है जी। अब क्या आया यहाँ देखो, तो ये है आपके सामने पीतल। पीतल का मतलब होता है ब्रास, पीतल का मतलब क्या होता है, ब्रास। हाँ जी, सही समझो। इसकी ट्रिक्स है पिताजी, इसकी ट्रिक्स है पिताजी। पीतल का मतलब ब्रास, ब्रास के मतलब पीतल, पिताजी। मिश्रण क्या है, तांबा है और जस्ता है, CO है और Zn है। इसका जो मिश्रण है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। हाँ जी, सही समझो आप। तो तांबा को बोलते हैं
हैं Cu और जस्ते को बोलते हैं Zn, और इन दोनों का जो मिश्रण है वो है पिताजी। पिताजी का जो है ब्रास, ब्रास को बोलते हैं पीतल। तो आपसे पूछा जाए कि पीतल क्या है, एक मिश्रण है, किस किस का बना होता है, तांबे का और जस्ते का। तांबे को Cu से और Zn को जो है जिंक से। यहाँ पर जो है और गलनांक इसका 1083 डिग्री सेल्सियस, तांबे का, जस्ते का 420 डिग्री सेल्सियस। 420 तो वैसे होता, आप जानते हैं जस्ता मतलब 420, ठीक है। हाँ जी 420। अच्छा, इसका जो होता है 70% होता है, इसका जो होता है 30%, बराबर मिलकर का आपका 100% हो गया जी। और ये 100% से मिलकर के पिताजी बना, पिताजी से पीतल और पीतल से ब्रास। इस तरह से कंडीशन आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, तो यहाँ यूज कहाँ करेंगे इसका, तो बुश और स्प्लिट और जनरल बियरिंग के निर्माण है। तो बुश बियरिंग निर्माण पूछा जाए तो, स्प्लिट बियरिंग पूछा जाए तो, यहाँ पर जनरल बियरिंग के लिए पूछा जाए तो, इसके निर्माण के लिए पूछा जाए तो क्या बताओगे, ब्रास का, पीतल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका एक विशेषता है, प्रॉपर्टीज है, गुण है कि यह है एक मुलायम नॉन फेरस एलॉय है। मतलब मुलायम भी है और कौन सा है, नॉन फेरस एलॉय है। कौन है, पीतल। वो पिताजी जो बोले अपन उसको यह है पीतल का दिए। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका कैसा बना होता, तो पीतल जी। आपके इसका पार्ट्स देख सकते हो आराम से, देखे, ठीक है। हाँ क्लियर, कोई दिक्कत, बेरिंग वाला भाग। अब तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट आपके सामने है, देखिएगा एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें विशेष तौर से आप यहाँ ये चीज़ देखने का बनता है, क्या बनता है जी, इसमें यहाँ देखो बियरिंग हेतु सिंथेटिक धातु, सिंथेटिक मटेरियल फॉर बियरिंग। तो सिंथेटिक जो धातु है या मटेरियल है, पदार्थ है ना, मटेरियल मतलब पदार्थ आएगा, या धातु नहीं आएगा, क्या आएगा, पदार्थ, ठीक है। तो जो सिंथेटिक पदार्थ है, मेटल आता है सीधे, मटेरियल का मतलब पदार्थ हो गया। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्लास्टिक यहाँ पर धातु तो नहीं है लेकिन क्या है, पदार्थ है। अब वो प्लास्टिक को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, सबने देखा है। वर्तमान समय में अधिकतर बियरिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। देखो प्रेजेंट टाइम के समय में जो अधिकतर बियरिंग है वो किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के ही बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक की उपयोगिता आए दिन बढ़ती जा रही है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पर जो ज़्यादातर बियरिंग की उपयोगिता बनाने में जिस धातु का या जिस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक बताओगे, क्या बताओगे, प्लास्टिक। तो यहाँ ये बात आपको क्लियर हो गया जी। इसके बाद इसका गुण है जी, पहला गुण है इस पर जंग नहीं लगता। कारण भी इसका, भाई वर्तमान में बना रहे तो क्यों बना रहे, पहला है इसमें जंग भी नहीं लगता, और संसारण नहीं होता, नमी नहीं आती, ऑक्सीकरण नहीं होता। इसका मतलब जब जंग ही नहीं लगता तो अच्छा है, ठीक है जी। कूलेंट लुब्रिकेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। बाकी बियरों में तो कूलेंट चाहिए, न तो जल्दी से गिर जाएंगे। और यहाँ लुब्रिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, कोई कूलेंट की आवश्यकता नहीं, आसानी से डाला जा सकता। तो जो वांछित आकार में डालना चाहिए, जैसे खांचे में, तो प्लास्टिक को गर्म किया, पिघला किया, डाल दिया और जी बन गया जी। है ना, आवाज़ कम करता है, और सबसे अच्छी बात है कि वाइब्रेशन कम होता है। और वाइब्रेशन जब कम होता है तो फिर दिक्कत ही कम हो गई जी। यहाँ ये इसलिए ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। तो वर्तमान में इसकी उपयोगिता बनने की यही वजह है कि इसके गुणधर्म अच्छे हैं। और यहाँ आप देखो तो ये आपके जो है दिखाई दे रहे, साफ साफ बोलो क्या दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहा, प्लास्टिक के बियरिंग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा देखो, ये आपके बीच में सर्वे जैसे कहते हैं, या रोलर का है, ठीक है। अब इसमें कहीं लुब्रिकेशन करोगे सवाल नहीं होता। इनर आउटर बने हुए हैं सभी जगह, छोटा और बड़ा भी वांछित आकार में आपको साफ दिख रहा, एक नज़र में आपको यहाँ पर दिख रहा, ये प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक बियरिंग। अब आपको क्लियर हो गया ना कि इसकी उपयोगिता वर्तमान समय में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इसमें जो ना तो लुब्रिकेशन की आवश्यकता है और न इस पर जंग लगता, ना तो लुब्रिकेशन की आवश्यकता, ना इस पर जंग लगता। तो ऐसी स्टेप में तो ये उपयुक्त और उचित ही है, और उचित है तो इसका ही उपयोग बनता। एक और होता है जिसको बोलते हैं लेमिनेटेड, क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड फिनोलेक्स, लेमिनेटेड फिनोलेक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेमिनेटेड को बोलते हैं पटलित फिनोलेक्स, लेमिनेटेड पटलित फिनोलेक्स। यहाँ पर कैसे होता है, पहली बात तो देखा ही थी तो सर ये भी पदार्थ होता है कि सोना या आजी की, है ना। इसे कॉटन, फैब्रिक, एस्बेस्टस इत्यादि को, यहाँ पर देखिए कॉटन है, फैब्रिक है, एस्बेस्टस है ना, इत्यादि को फिनोलिक रेजिन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें जो है कॉटन मिलाएंगे, फैब्रिक मिलाएंगे और एस्बेस्टस मिलाएंगे, इन तीनों को मिला करके अपन क्या बनाते हैं, फिनो
फिनोलिक्स रेजिन के द्वारा, फिनोलिक्स रेजिन और मिलाते हैं चौथा के द्वारा जोड़ करके जो है क्या बनाते हैं, यहाँ लेमिनेटेड फिनोलिक्स पदार्थ बनाया जाता है। तो फिनोलिक्स जो है पदार्थ बनाने के लिए, लेमिनेटेड फिनोलिक्स पदार्थ बनाने के लिए फैब्रिक का प्रयोग करेंगे, कॉटन का प्रयोग करेंगे और किसका, एस्बेस्टस का प्रयोग करेंगे और फिनोलिक रेजिन का प्रयोग करेंगे। इन चारों के मिश्रण से अपन को प्राप्त होता है लेमिनेटेड फिनोलिक्स से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी जी, ये मिश्रण आपको क्लियर हो गया। इसका जो यूज करेंगे, इस प्रकार के पदार्थ से बनी बीयरिंग उच्च सामर्थ्य वाली होती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ होगी तो क्या होगी, तो आपको एक ही आंसर देना कि ये हाई स्ट्रेंथ के लिए होता है। वह इस पर झटके सहन करने वाली, झटके करंट सहन करने की भी क्षमता होती है। जब यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी तो ये झटके भी अधिक सहन करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी गुण की बात करता रहा हूँ। तो इस धातु को ठंडा करते समय सावधानी रखनी चाहिए। एक इसमें बात है कि इसको जब ठंडा करते हैं तो इसमें विशेष तौर से सावधान रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इसी ये बात ध्यान रखना कि ठंडा करते समय देखिएगा इसमें क्या, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है, कम होती है। परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर धातु को ठंडा करते समय एक विशेष सावधानी पूर्वक इसको किया जाना चाहिए। एक और लोड क्षमता इसकी जो होती है कि लोड कितना, ये 6000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक क्या कर सकता है, इस पर जो लोड रखा गया उसको आसानी से क्या कर सकता है, वहन कर सकता है जी। इसके बाद एक और आता है अधिकतम सरफेस स्पीड। इसकी जो समतल स्पीड अधिकतम वो कितनी होती है, 2500 फुट प्रति मिनट है। तो यहाँ पर 2500 फुट प्रति मिनट इसकी क्या होती है, समतल यहाँ पर क्या होती है, अधिकतम सरफेस स्पीड होती है। अब बनावट में अगर बात करें तो कैसा होगा, ठीक है। बनावट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कैसा होता है। तो आइए मेरे साथ में बनावट का जिक्र करते हैं। तो बनावट में, सॉरी इसको पूरा दिखाना भी ना, बना करके कैसा होता है, मजबूत है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ पावर होगी और ये इस टाइप का बना होता है। अब आपको देखने में लग रहा ना, तो यहाँ पर जो है 4 चीज़ों से मिश्रण बना होता है, ठीक है। कॉटन भी लेते हैं इसमें यूज, है ना, रेजिन भी लेते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप से डिजाइन किया जाता है एस्बेस्टस वगैरह से मिला करके कि सारा का सारा जो है एक मजबूत पावर के लिए प्रयोग है। थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है पर इसकी, है ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान, सस्ते के लिए तो अपन कौन सा प्रयोग करते हैं जी, प्लास्टिक का। किसका, सस्ते के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है टेफ्लॉन। हाँ जी, टेफ्लॉन का नाम सुना है आपने शायद, जानते भी है कुछ स्टूडेंट, सुना होगा, ठीक है। टेफ्लॉन ये लीजिएगा, टेफ्लॉन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में एक ही है। टेफ्लॉन की बात करते थे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, अधिक झटके सहने वाली बीयरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटोमोबाइल में इसका उपयोग करते हैं, जहां पर जो है झटके क्या लगते हैं, अधिक लगते हो। तो अधिक झटके वहन करने वाले के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, टेफ्लॉन। कौन सा, टेफ्लॉन। कम घर्षण वाली बीयरिंग है तो भी इसका प्रयोग करेंगे, जहाँ घर्षण कम होता हो तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे, टेफ्लॉन का, ठीक है। अगर आपसे कोई कम स्नेहक वाली बीयरिंग के लिए, जहाँ लुब्रिकेशन कम होता हो तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टेफ्लॉन, ठीक है। अच्छा, बात करता हूँ यहाँ पर गुण की बात करते हैं तो रसायन प्रतिरोधी। इसका मतलब जो है केमिकली जो है प्रतिरोधी है, मतलब रसायनों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब प्रभाव आपके कोई भी रसायन होगा तो केमिकल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक विशेष गुण है टेफ्लॉन का। तो यहाँ आप जहाँ पर ऐसे लगता है कि केमिकल यूज रहते हैं, उस जगह मशीन कोई लगी हुई है, तो उसके लिए जो है ये सबसे उपयुक्त रहेगा। क्या रहेगा, सबसे देखने में आप यहाँ आराम से देख सकते हो एक नज़र से, जिससे आपको क्लियर भी हो रहा होगा। देखने में प्लास्टिक जैसा लगता है लेकिन प्लास्टिक नहीं, टेफ्लॉन है। क्या, प्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन है। प्लास्टिक तो इससे पिछले वाला बताया था मैंने आपको, ये है टेफ्लॉन, ठीक है जी। अब आपको और बताना चाहता हूँ इसी में ही नेक्स्ट जो आपके लिए आएगा वो क्या है, यहाँ देखो तो नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, ठीक है, ये सब ने देखा हो, नायलॉन के ना कपड़े भी तो बनते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं हल्के कार्यों के लिए, है ना, उपयोगी बीयरिंग है। तो यहाँ पर जो लाइट वर्क के लिए, किसके लिए, है ना, यहाँ पर बात करते हैं हल्के कार्यों का मतलब होता है लाइट वर्क। और लाइट वर्क के लिए उपयोगी जो है वो कौन सा है, यहाँ पर आपसे पूछे तो नायलॉन वाला। कौन सा है, नायलॉन वाला। तो नायलॉन जो है आपको यहाँ समझ सकते हो कि नायलॉन जो बेरिंग है उसका उपयोग करते हैं लाइट वर्क के लिए। इसका गुणधर्म क्या है, विशेष तौर से इसमें रगड़ से गर्मी कम
उत्पन्न होती है, मतलब गर्मी जो होगी रगड़न तो होगी, परिणाम स्वरूप गर्मी जो होगी ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, स्नैक की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें कोई भी लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं करते हैं, ये आवश्यकता इसमें नहीं होगी जी। अब यहाँ पर पूछा जाता है अधिकतम सरफेस स्पीड इसकी होगी तो 1000 फुट प्रति मिनट। अधिकतम सरफेस स्पीड जो होगी 1000 फुट प्रति मिनट और लोड वहन क्षमता होगी 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों की अलग अलग स्टेप, लेकिन जो लोड वहन क्षमता वो अलग है यहाँ पर और स्पीड यहाँ पर देखिएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बात है परंतु आपके लिए बहुत मोटी बात है। अब इसको समझो तो ये बनावट में कैसा होता है दोस्तों, इसको क्लियर कर लेते हैं कि बनावट में होता कैसा है। देखिएगा यहाँ पर ये साफ साफ देख सकते हो, ये नायलॉन का आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ये अब नायलॉन देखिएगा, सॉरी एक मिनट, ये देखिएगा ये नायलॉन का आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देख लीजिएगा आराम से। प्लास्टिक का नहीं है, फिर प्लास्टिक जैसा होता है, टेफ्लॉन का नहीं लेकिन टेफ्लॉन जैसा होता है, ठीक है। लेकिन किसका है, नायलॉन का। किसका है, नायलॉन का। ये जो बेरिंग बने हुए हैं ये नायलॉन के जी, ये नायलॉन के है, ये नायलॉन के, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आपकी, अब आगे बात करते हैं, इजाज़त हो तो चले आगे कहाँ, क्वेश्चन की ओर। हाँ जी बिल्कुल भाई, ये तो बात महत्वपूर्ण बनती है ना कि जब चैप्टर कवर होता है तो क्वेश्चन बनता है, या बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, उसमें भी कोई दिक्कत। तो यहाँ देखो क्वेश्चन है अपने सामने, यहाँ आपके सामने है, देखिएगा बेयरिंग, बेयरिंग की उपयोगिता होती है, बेयरिंग की क्या उपयोगिता होती है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अच्छा, तो बेयरिंग की जो उपयोगिता है वो आपके DRDO 2019 में पूछी गई कि बेयरिंग की क्या उपयोगिता है जी। पहला है मुक्त चाल प्रदान करना, तो बिल्कुल ये भी सही है जी। जल्दीबाजी तो अपन को इसको ही क्लिक कर देंगे, हाँ नहीं पर देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता सांप को सहारा प्रदान करना, वो गाइड करना, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब जल्दीबाजी में तो धोखा खा जाते, धोखा खा जाते तो अपन को धोखा नहीं खाना। तीसरा है सांप पर रगड़ की गर्मी कम करना, ये भी सही है, तो तीसरा भी सही है। तो फिर यहाँ आपको चौथे पहुँचना पड़ेगा, उपरोक्त सभी, अर्थात आप समझ सकते हो ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त सभी वाला आंसर होगा जी। अब यहाँ तक तो आपने क्लियर कर ही लिया है, ये आपका आंसर हो गया डी। कौन सा आंसर हुआ, डी। डी का मतलब जहां डी हुआ तो वहां DRDO और 2019 में एक नंबर आपका तैयार है, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर वाइज अपन को देखना पड़ेगा। दूसरा अपना क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, मैं अभी भी पढ़ाया हूँ, यहाँ लिखिएगा इसमें, निम्न में से किस पदार्थ के बुश और जनरल बेरिंग निर्माण किए जाते हैं। ध्यान दो, निम्न में से किस पदार्थ के बुश और जनरल बेरिंग, एक तो दिया है बुश और एक जनरल बेरिंग बनाए जाते हैं। तो पहला है गन मेटल, ठीक है, दूसरा है पीतल, नहीं दूसरा है कांसा, तीसरा है पीतल और चौथा है प्लास्टिक। ये आपको बताना होगा तब जाकर के क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखना, गन मेटल के या फिर कांसे के या फिर किसके बने होते हैं, तो यहाँ पर बने होते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज का मतलब होता है जी कांसा, और कांसे के ही क्या बने होते हैं, बुश बेरिंग बने होते हैं, और कांसे के ही क्या बने होते हैं, जनरल बेरिंग बने होते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है निम्न में से किस पदार्थ के बुश और जनरल बेरिंग बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चों को बताना था। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके लिए आते हैं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन अगला देखिएगा, तो हल्के जोड़ के लिए, अड़ के जोड़ के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बेरिंग कौन से होते हैं। हल्के जोड़ के लिए UPRVONL में आपके आए थे, सन क्या ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर प्लास्टिक के, नायलॉन के, या फिर ब्रास के, या फिर व्हाइट मेटल के, किसके बनाए जाते हैं। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर हल्के जोड़ की बात कर रहे हैं तो हल्के जोड़ के लिए आपको ये सबसे उपयुक्त रहेगा नायलॉन वाला। कौन सा जी, हल्के जोड़ के लिए उपयुक्त रहेगा नायलॉन वाला, और ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाता जी। अब आप समझो तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर बच्चा क्या करता है कि सब कंफ्यूज हो गए, पता नहीं चला। तो आपको यहाँ पर देखो तो क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद एक और इससे पूछा, साधारण कार्यों के लिए उपयोगी बेरिंग मेटल कौन सा, साधारण कार्यों के लिए उपयोगी बेरिंग मेटल कौन सा है। तो यहाँ पर मैग्नीज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज या फास्फोरस ब्रॉन्ज या फिर बेबिट मेटल, साधारण वर्ग पूछा है। तो साधारण कार्यों के लिए कौन सा रहेगा,
तो साधारण के लिए सबसे उपयुक्त देखिएगा मैग्नीज ब्रॉन्ज नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ब्रॉन्ज भी नहीं, फास्फोरस ब्रॉन्ज कहीं पर भी साधारण कार्यों के लिए यूज नहीं लेंगे। इसका मतलब बच्चा कौन सा, बेबिट मेटल। क्या करें, बेबिट मेटल। तो इस टाइप से आपको क्लिक करना होता है। इसका आंसर आपको देंगे तो अपन को यहाँ पर एक प्रतिभूति कागज कारखाना जहाँ पर कागज छपते हैं, उसमें 2017 में एक भर्ती आई थी, उसकी भी एक फैक्ट्री है प्रतिभूति कागज, होशंगाबाद, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इस टाइप की 4 जगह जहाँ पर नोट प्रिंट होते हैं, तो उसमें वैकेंसी आती है और उसी में आपकी नौकरी लग जाती है। तो फिर वो क्या होता है, उसमें जो आया था तो आंसर क्लिक करना था बेबिट मेटल। कौन सा क्लिक करना था, बेबिट मेटल। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर करेंगे आगे क्या, तो लिखेंगे आगे क्या। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ, सेल बियरिंग में लाइनिंग करने के लिए किस प्रकार के मेटल की उपयोगिता होती है जी। सेल बियरिंग में लाइनिंग के लिए, ठीक है, लाइनिंग करने के लिए, लाइनिंग के लिए, ठीक है, लाइनिंग के लिए, इस करने होने के लिए छोड़ो, लाइनिंग के लिए, ठीक है, करना गलत है, ठीक है, लाइनिंग वाइनिंग नहीं करना। लाइनिंग के लिए उपयोग में कोई व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल या फिर मैग्नीज ब्रॉन्ज या ए और बी दोनों, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे अपन व्हाइट मेटल, इसका उपयोग करते हैं, वैसा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसके बाद में यहाँ बेबिट मेटल, तो बेबिट मेटल का तो आप जानते हो इसका भी उपयोग करते हैं। अब मैग्नीज ब्रॉन्ज इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ अब ये देखना ए और बी दो बहुत कंडीशन आ गया, तो इसका मतलब आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, डी आपको लगाना है। डी के लिए लोकोपैड 2019 में 1 नंबर लाना था, जो कि 75 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी था। अब आपको देखना था, मैटर करता है कि आप किस तरह से क्या क्या चीज़ करते हो। तो मैंने अभी इसमें पॉइंट टू पॉइंट चले और ये पार्ट 1 करके आपको यहाँ पढ़ाया। उम्मीद है बात आपको समझ में आएगी। इसका जो है पूरा PDF आपको मैंने डाला है ऐप पर, तो ऐप पर तो आपको दिख ही जाता है ऊपर ऊपर, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यूट्यूब पर भी दिख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको चाहिए कि सारे वीडियो सर आपके मिल जाए तो कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप से मैंने आज का जो चैप्टर लिया है वो यहाँ से लेकर के सारा का सारा क्लियर कराया है, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ऐसे आज के जो चैप्टर थे वो इस तरह से मैंने यहाँ पूरा कराया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो इससे अपने दोस्तों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई भी कमी मत रखना। और भी इससे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ में लाता रहूँगा, अपडेट करके नई नई चीज़ लाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में एक आपको जो हो मोटिवेशनल स्लोगन मिलता है, जैसा आपको ध्यान है। तो दोस्तों इनको आप ध्यान रखिएगा, जीवन में सफलता प्राप्त कीजिएगा। और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो जाकर रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं, है ना। मैं फिर भी लाऊंगा आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो, चिंता वाली कोई बात नहीं। और आपको ऑनलाइन सारी वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आपको हमारे ऐप जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएंगे। या कोई तकलीफ हो तो 7414095095 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अपन इसी प्रकार से आपको एक एक करके सारे वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब पर कुछ मिल ही जाते हैं और इसके अतिरिक्त ऐप पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसकी बुक्स भी उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर PDF आप चाहिए तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन में और जो है आपके ऐप में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। और इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध है। देखिएगा, एक जो है जीवन के लिए आपको मैं मोटिवेशनल बताता हूँ कि एक कोशिश और कर तू। कभी कभी निराश हो जाते जीवन में, तो ऐसी चीज़ें होती है, तो आपको ध्यान रखना कि एक कोशिश और कर तू, बैठ न तू हार कर तू। देखिएगा, एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर, है पुजारी कर्म का थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ कर, विश्वास को दृढ़ बना, विश्वास को दृढ़ कर, है ना। यहाँ संकल्प को कृत कर, संकल्प को कृत बनाकर, यह संकल्प को कृत कर, एक कोशिश और कर तो बैठ न तू हार कर। तो दोस्तों एक कोशिश और करो, अंत में शायद हो सकता है ये कोशिश आपकी आखिरी और अंतिम कोशिश हो, जिसमें आप विजेता कल आए। और फिर क्या, इसी प्रकार से एक कोशिश और कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए आज के लिए तो इतना ही। फिर लाऊंगा एक के बाद एक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।